सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कैसे हम जान पाएंगे। मतलब कोई एक एलिमेंट ले लो, जैसे स्कैंडियम ले लो, ठीक है। तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं, तो हम कैसे जानेंगे। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। एलिमेंट डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम जानेंगे जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी सब शेल के अंदर मतलब एंटर करेगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी सबशेल, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल स्कैंडियम में लेता हूँ, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल अगर स्कैंडियम में लेता हूँ, इसका जेड कितना होगा, जेड 21 है। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। तो मुझे पता है जो 3p6 तक है वो एक है, मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम आर्गन बोलते हैं, तो AR लिख सकते हैं। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d1 में है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट मैं पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो पता ही है ना, ये जो 5 बॉक्स है 1 2 3 4 5, इसको हम नाम देते हैं DXY बोलते हैं, इसको बोलते हैं DYZ, इसको बोलते हैं DXZ, इसको बोलते हैं हम DX² - Y², और इसको हम लास्ट में बोलते हैं DZ²। ठीक है। तो कुछ ये बात है, जैसे कि डी ऑर्बिटल्स में बोलूँ, ठीक है। ऑर्बिटल्स बोलो, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। अगर मैं ये स्ट्रक्चर रखूँ तो ऑर्बिटल्स पहले ऐसे ऐसे होते हैं। इधर अगर एक्स और इधर अगर वाई हो तो हम इसको बोलेंगे DXY, ठीक है। सेम इधर अगर वाई हो, इधर अगर जेड हो तो इसको बोलेंगे DY²। इधर अगर एक्स और इधर अगर जेड हो तो बोलेंगे DX², ठीक है। और इधर एक्स है, जैसे कि मैं और करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि इसको इसको हम बोलेंगे डी, मतलब इधर एक्स है इधर वाई है, तो इसको बोलेंगे DX² - Y²। और DZ² कैसे होते हैं, DZ² होते हैं ऐसे, और इसको ऐसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं DZ², ठीक है, Z²। और इसका मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो, डोनट शेप, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होता है वो एक्सिस में होता है, ठीक है, ऑन द एक्सिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि दिखाई दे रहा है ना, हाँ। जैसे कि मैं अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ, वो बेसिकली मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो क्लासीफाई होते हैं, पहले होते हैं सपोज कॉइनेज एलिमेंट, देन उसमें होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन उसमें होते हैं सीयूडो ट्रांजिशन, SPSEUDO, सीयूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, सीओ2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये अभी याद रखना, मैं बाद में जब मैं दिखाऊंगा तब मैं मतलब बोल दूंगा कौन से किस एलिमेंट को CO2 बोलते हैं, किस उसको कॉइनेज बोलते हैं। पहले अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 - 1d 1 to 10 और NS 0 to 2, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पकड़ते हैं, ठीक है। अब भाई तुम अगर बोलोगे सर जो N - 1 होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। जो N - 1 होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और जो NS होता है उसको क्या बोलते हैं, NS को नहीं, जो N है उसको वैलेंस शेल और आउटर शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यार तो देखो, जैसे कि मैं एक चार्ज ले लूँ, इधर प्लस चार्ज है, तो इसके बाहर जो शेल्स होंगे ना, ऐसे बहुत सारे शेल्स होंगे ना, इस शेल्स में जैसे लास्ट में जो आता है उसको हम N बोलते हैं, मतलब वैलेंस शेल। जो N के अंदर है उसको हम बोलते हैं N - 1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और इसको इसके अंदर जो ये वाला, इसको हम बोलते हैं N - 2, और इसको हम बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी जो एलिमेंट्स है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है, तो हम कैसे, तुम्हें उसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें इधर आता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेट्रियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जिंक तक हमारा 30 हो गया। अब 31 से जिंक तक तो 30 हो गया ना, यट्रियम, जर्कोनियम, देन नोबियम। मैं डायरेक्ट एन भी मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, फिर मो, फिर टक, रो, RH, फिर होगा PD, AG, CD, ठीक है। फिर ऐसे बाकी सब एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको तुम याद कैसे रखोगे, तो इसका याद रखने का सीधा, जैसे कि 3D सीरीज को याद रखने के लिए हम बोलेंगे साइंस स्कैंडियम टीचर, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, CRUL, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर, कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी, खत्म। इससे तुम याद रख सकते हो। जैसे 4D सीरीज को याद रख सकते हो, यारी जरा निभानी, यारी जरा निभाना, निभानी जो भी बोलो, निभाना, मौत तक रुकावटें
यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें, रे परे अगर कोई, रे परे अगर कोई। अब 5D सीरीज को याद रखने के लिए तुम बोल सकते हो ला हफ्ते, थोड़ा गुंडा स्टाइल है, ठीक है। तो ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से ईरान तक, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, PTAUNGAH, पिटाऊंगा। इस पिटाऊंगा में PTAUGH तीनों आ गए, ठीक है। और हफ्ता में HF और TA आ गया, ठीक है। याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अब 6D, मतलब बेसिकली हमें 5D तक चल जाता है, लेकिन 6D भी याद रखना पड़ता है। तो 6D कैसे याद रखोगे? 6D याद करने के लिए देखो, फर्स्ट में AC याद रहना पड़ेगा, ठीक है। AC के लिए कुछ नहीं, तो AC, फिर रदरफोर्ड डूबा, रदरफोर्ड डूबा सी में, हमने एटम में पढ़ा ना, एटम में उसमें रदरफोर्ड बोर्ड, एटम बोर्ड, तो ऐसे रदरफोर्ड डूबा सी में भोर, फिर उसने भोर को बोला भोर हंस मत, मतलब भोर हंस रहा था तो उसको बोला भोर हंस मत, दूंगा लफटा, रैप्टा चीक में, मतलब गाल में, CHI के, चीक के, चीक में, जो भी बोलो। जैसे कि रप्टा में RG आ गया, ठीक है, RG, फिर चीक में CN आ गया, दूंगा में DS आ गया, ठीक है, रदरफोर्ड में RF, डूबा में DB, सी में SG, फिर में कुछ नहीं आया, भोर में आ गया तुम्हारा BH, हंस में आ गया HS। तो ऐसे ही हमें मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद तो रखना पड़ेगा ना भाई, तो एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लो। नेक्स्ट, अब ये तो याद हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता है, क्योंकि हमने पहले देख लिया था। क्या देख लिया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको हम लिख सकते हैं n-1 D1 to 10 और NS 0 to 2। इसमें देखो, जो NS 0 to 2 है, ये अगर ये आया तो भी ये करेक्ट है, और इसको छोड़ के और एक भी आ सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं n-1 D1 to 10 NS 1 to 2। इधर जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें PD को एक्सेप्ट है, PD के इधर जीरो आता है, तो PD को अगर छोड़ो तो उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है, लेकिन इसमें पूरा PD को लेके इसलिए ऐसा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक देता हूँ एटॉमिक नंबर, तुम एटॉमिक नंबर Z सपोज करो 25 दिया मैंने, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 3d5 4s2, ऐसा। जिसका इधर हो जाएगा आर्गन, इधर 3p6 तक आर्गन हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3d5 4s2, ठीक है। और एक बात, हाफ फील्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल्ली फील्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोमियम, ठीक है, फिर क्रोमियम के बाद तुम देख सकते हो वेनेडियम, ठीक है, फिर कॉपर, ठीक है, फिर निकल, फिर पैलाडियम, ठीक है। जो कि पैलाडियम जो कि ओनली मेटल है जिसके NS में जीरो आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और इनके ना जैसे क्रोमियम, अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, उसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो उसके लास्ट शेल में आता है 3d5 4s1, ठीक है। तो कि 3d5 है, मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसने है, तो वो स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि कॉपर, मैंने तो कॉपर लिया, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो उसका 3d10 आता है 4s1, तो उसका फुल्ली फील्ड है, तो कि वो भी स्टेबल है, ठीक है। और निकल, निकल में देखो, निकल का एटॉमिक नंबर है 28 और उसमें आता है 3d8 4s2, ठीक है। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, सॉरी हाँ, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दो नहीं, 4s में अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और 8 फिर भी 8 है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके पास, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो निकल के पास जो है Z28 है, उसका एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गोन आता है, फिर 3d8 आता है 4s2, क्यों भाई 4s2 क्यों? अगर 4s2 नहीं था तो 3d10 हो जाता, फिर 4s जीरो आता ना, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का लोचा है कि इसमें 3d8 आता है, दो इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाते हैं, ठीक है। और पैलाडियम, तो 5 इसमें भी थोड़ा पैलाडियम का भी थोड़ा लोचा है। पैलाडियम का 46 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन जब मैं करूँगा उसमें तब आएगा क्रिप्टन Kr, देन उसमें आएगा 5s0 4d10 आएगा, ठीक है। इसमें 5s0 होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लियो, ठीक है। अब तुम्हें बोल सकते हैं जैसे कि मैंगनीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें तो अभी निकाल के दिखाई दिया, तो अब ईजी है। अब हम करेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में बोलते किसे? किसी को तो ना किसी को तो बोलते हैं ना ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो बस ट्रांजिशन स्टेट नहीं, सॉरी एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जिस एलिमेंट के अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड डिसेप्शन हो, उसके ग्राउंड स्टेट में भी, और जैसे भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो, ठीक है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ मैंगनीज Mn के बारे में लिखता हूँ, जिसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 25 है, तो उसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d5 3d5 3p6 देन 3d5 देन 4s1। तो इसमें एक 3d5 जो है वो इनकम्प्लीटली फील्ड डिसेप्शन है, ठीक है ना, इनकम्प्लीटली है वो कंप्लीट तो नहीं है ना, मतलब 3d10 तो नहीं है ना, इनकम्प्लीटली फील्ड 3d है। जैसे कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लेता हूँ Mn+2, तो उसमें अगर देखो तुम, तो आएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 ही आएगा, 4s0 आ जाएगा ना।
3d5 4s0 आएगा, तो इसमें भी d5 मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड डिसेप्शन है, तो वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कॉइनेज एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो वो क्या होते हैं देखो। तो मैं बोलूंगा अभी स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, PSCU, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन है? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट का जैसे कि जिंक, कैडमियम, HgCN, इसको हम बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसका तुम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लो, जैसे कि मैं जिंक का लेता हूँ तो आर्गन 3d10 4s2, जिंक 30 का है, तो इसमें आएगा कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, इसमें 3d10 मतलब कॉम्प्लीटली फील्ड डिसऑर्डर है इनके ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अगर तुम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो, जैसे कि मैं लेता हूँ जिंक +2, उसमें भी 3d10 ही आएगा ना, 3d10 आएगा, तो वो भी कॉम्प्लीटली फील्ड डिसऑर्डर, तो उसका इनका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1n-1 d 10 होता है और ns2 होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनके, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि सपोज करो जो कॉपर है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उनका कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s1, तो कॉपर तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। लेकिन कॉपर क्यों हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जबकि उसके अंदर 3d10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है। तो 29 में उसके पास 3d10 आता है, मतलब जो कि कम्प्लीटली फील्ड डिसेप्शन है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन कॉपर का अगर मैं +2 मतलब कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट में पकड़ूँ या कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पकड़ूँ, तब उसके अंदर 3d9 आता है। और हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में बोला क्या, अगर कोई भी सपोज ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मतलब जो d10 मतलब हाफ फील्ड या मतलब फुल्ली फील्ड ना हो, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इधर d9 है, 3d9 है कॉपर +2 के अंदर, तो उसको ये होगा इनकम्प्लीटली फील्ड डिसेप्शन, तो इसके लिए हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब जैसे कि CO2 खत्म, अब कॉइनेज एलिमेंट्स पकड़ो, कॉइनेज एलिमेंट, तो कॉइनेज एलिमेंट होता क्या है भाई? कॉइनेज एलिमेंट बोलते किसको? कॉइनेज हम ग्रुप नंबर 11 को कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप नंबर 11 मतलब जैसे कि CU, AG, AU, इनको हम बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट, ठीक है। ये सब है ना ज्वेलरी मेकिंग्स के मतलब काम में यूज होता है, ज्वेलरी मेकिंग से ऑर्नामेंट मेकिंग, ठीक है, इनके काम में यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो फर्स्ट हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़े, फिर सीओडो, फिर ऐसे मतलब कॉइनेज एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट भाई होता क्या है, ठीक है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा शील्डिंग। तो जैसे कि एक सपोज करो एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो शील्ड करता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, किससे? न्यूक्लियर के चार्ज से। उस फेनोमेनन को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक सपोज एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, जिसके इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो शील्ड की तरह काम करता है, और शील्ड भी ना, और प्रोटेक्ट करता है किसको? आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, किससे? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस से। तो उसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, एक होता है पुअर, एक होता है इफेक्टिव, ठीक है। शील्डिंग जो पावर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो शील्डिंग पावर होता है, वो ऑर्बिटल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि SPDF इलेक्ट्रॉन है ना, मैं सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मैं दिखाता हूँ। सपोज करो एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे कि ये एक चार्ज है, फिर ये और एक ऑर्बिट, फिर और एक ऑर्बिट सपोज, फिर और एक ऑर्बिट, ये 3 ऑर्बिट का ऐसा ही मतलब चार्ज स्ट्रक्चर है। अब देखो इधर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इस और नेक्स्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है उसमें सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है सपोज। तो ये जो जो अंदर का ये इलेक्ट्रॉन है और बाहर का ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इस दोनों ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं क्या? इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज है और ये जो चार्ज इसको फोर्स या मतलब जो भी कर रहा है, एक चार्ज इसको रिपल्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम नाम देते हैं जेफ। रिपल्शन तो नहीं करेगा ना कभी भी, फोर्स अट्रैक्शन करता है, तो इसको बोलेंगे जेफ। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर रहे हैं, क्या भाई क्या कर रहे हैं भाई, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब FR, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक खत्म है, शील्डिंग इफेक्ट हमें समझ आया। तो हम FR को क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर हो रहा है, ठीक है। FA को क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या मतलब वो कंप्लीट चार्ज मतलब न्यूक्लियस से नहीं ले पाता, ठीक है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस के मतलब बीच में जो प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और बीच के न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से, ठीक है। अब हम शील्डिंग इफेक्ट ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय एक फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं जेफ इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। इधर जेड क्या है? इधर जेड है टोटल चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं शील्ड को मतलब इस चार्ज से इधर कितना अट्रैक्शन फोर्स मिला, तो वो ये बीच के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर मत करना। और सिग्मा क्या है? सिग्मा हम सपोज कर लो, इसको हम फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बोल सकते हैं, इसका हम शील्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब शीलिंग इफेक्ट के जो ऑर्डर है, शीलिंग इफेक्ट जो शीलिंग फोर्स है, जो भी होता है, जो ऑर्डर है वो मैंने बोला था ऑर्बिटल्स में डिपेंड करता है, जैसे कि एस पी डी एफ, लेकिन कौन सा ऑर्डर में डिपेंड करता है, तो ऑर्डर होगा एस से, ठीक है। जैसे एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर पी का मैं ऐसे समझाता हूँ, फिर डी का थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है बट है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट मैंने बोला था, शील्डिंग इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पुअर और एक होता है इफेक्टिव, मैंने बोला। अब भाई पुअर में जैसे सपोज कर लो इधर एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो इफेक्टिव मतलब पुअर में कम होगा शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव में कितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। पुअर में जो हमारा फॉर्मूला है जेड ई एफ इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये जो फॉर्मूला है उसमें जेफ का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मतलब साइज जो साइज होगा वो डिक्रीज कर देगा, क्योंकि जेव इज, हम बोल सकते हैं जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और इधर इस साइड में जेफ का वैल्यू घटेगा, जेफ का वैल्यू अगर घटा तो साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, यह हो गया, देख लो एक बार। अब हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एलसी लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रुप 3, जैसे कि स्कैंडियम, यट्रियम, LAAC, फिर ZR, जैसे देखो ये जो LA के बाद, ठीक है, लेंथेनाइड्स, लेंथेनियम, ये तो लेंथेनाइड्स है ना, ये वाला इस साइड में, तो इसको हम लेंथेनम बोलेंगे। तो लेंथेनम के बाहर 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, जिसको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं। 14 एलिमेंट्स कौन कौन से, 14 जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से है, वो सीरियम से लेके एलियो मतलब ल्यूटेटियम तक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, LNTHANINOID, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस 14 एलिमेंट्स के बीच में होता है, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इस 14 एलिमेंट्स के बीच में होता है। अब भाई देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब भी हम सीरियम मतलब सीई, सीरियम से इधर ल्यूटेटियम तक जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐड होते रहेगा, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होगा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। इंक्रीज इन पुअर न्यूक्लियर चार्ज, जब भी जेफ का इंक्रीज होगा तब भी साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सीरियम से ल्यूटेटियम तक में साइज डिक्रीज होगा। तो जो साइज डिक्रीज हो रहा है ना वो वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है साइज का डिक्रीज, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ लेंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन है एक स्टेडीली डिक्रीज है, क्योंकि मुझे पता है वो धीरे धीरे मतलब डिक्रीज होता है, तो एक स्टेडीली डिक्रीज इन साइज आयंस के ऊपर, ठीक है। एंड एटॉम्स ऑफ द रेयर अर्थ मेटल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एटॉमिक नंबर जो 57 है मतलब ल्यूटेटियम, एटॉमिक नंबर 71 तक, ठीक है। लेंथेनम जो एटॉमिक नंबर 57 है और जो ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71 है उसके अंदर, ठीक है। अभी वही कुछ थ्योरी है तुम्हारा, कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज में क्या होता है, देन सेपरेशन में क्या होता है, देन बेसिक्स हाइड्रोजन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबा, ये मतलब ये भाई थ्योरी इसमें आता भी नहीं कभी कभी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके डीएनए ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो मेटेलिक कैरेक्टर उसके बारे में पढ़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फुल मतलब ऑल मेटल्स है, ठीक है। तो मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करेंगे, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एटॉमिक साइज के ऊपर डिग्री मतलब बात करते हैं। एटॉमिक साइज मुझे पता है अलोंग द ग्रुप मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और अलोंग द पीरियड जैसे कि एक्स ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसे साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। और मैंने तो पढ़ा था ना जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज टू एस। अब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही साइज के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। अब जैसे कि आयोनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस किस फैक्टर्स में आयोनिक रेडियाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, तुम लिखो, आयोनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फैक्टर्स मैं बोल सकता हूँ आयोनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायोनिक चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायोनिक चार्ज, ठीक है। जैसे कि मैं ले लो, मान लो इधर आयरन और Fe+2 लिया मैंने, तो इसका Z होगा 26 और इसका Z भी 26 है, लेकिन इसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स इसका होगा 26, इसका भी प्रोटॉन्स 26, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका होगा 26 और इसका इलेक्ट्रॉन्स होगा 24, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जेफ इज इंक्रीज देन साइज डिक्रीज, तो मैं ऐसे भी रिलेशन निकाल सकता हूँ। अब जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ डीएनए ब्लॉक का शायद 2 या 3 लेक्चर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, फिर ऑक्सीडेशन का भी वो वाला पार्ट में मुझे मतलब एक्स्ट्रा करके मुझे लेक्चर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट, तो देख लियो। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका मतलब क्या है, मतलब जो एनर्जी मिनिमम मतलब जो एनर्जी मुझे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। किस किस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एक फैक्टर्स, तो मुझे ये निकाल के मतलब हो गया, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेफ, और मुझे पता है जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इधर से हो गया ना।
तुम सेम इससे एग्जांपल से निकाल सकते हो, जैसे कि लिथियम लिथियम प्लस ऐसे एग्जांपल से निकाल सकते हो। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। ऐसा कि नहीं हाफ फिल मतलब फुल्ली फिल से इनवर्स होगा, नहीं, फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। ठीक है। अब जैसे कि डी सबशेल, जैसे कि डी सबशेल, आयोनाइजेशन की बात खत्म। अब डी सबशेल तो मुझे पता है एक होता है 3d5 जो कि स्टेबल होता है, और एक होता है 3d10 जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, बिकॉज उनके अंदर सिमेट्री कुछ ऐसा है इसके लिए। ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, 3। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 मतलब क्या है, जैसे कि IE1 लिखते हैं हम। जैसे कि सपोज करो मैं ए एक गैस है, उससे मैं A प्लस और एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं IE1। IE2 क्या होगा, सेम A प्लस होगा, उससे मैं A प्लस 2 और इधर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, इसको हम बोलते हैं IE2। और IE3 क्या होगा, A प्लस 2 है मतलब 2 प्लस, और इससे मैंने A प्लस 3 बना दिया और इधर इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको हम बोलेंगे IE3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन करके करके निकालना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये पकड़ लो, लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है जनरल ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, बट देयर आर कुछ कुछ इरेगुलरिटीज है इन 3D सीरीज, इसके लिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से भी होता है। ठीक है, नॉर्मली साइज डिक्रीज करता है, बट जो डिक्रीज इन साइज इट नॉट रेगुलर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़्यादातर होता है। तो ये बात याद रखना, कभी भी अगर कुछ हो ना, मतलब क्वेश्चन देना बोर्ड्स में कि ऐसा क्यों हुआ, ये वेरिएशन क्यों आया, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता, कुछ नहीं आता, इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया, ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट, फ्लोरीन, जो भी जिसके बारे में दिया, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता तो लिख दो भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो, क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें है ना वेरिएशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आते हैं, तो लिख दो। एक दो में तो दे ही देगा शायद, हाफ टफ दे ही देगा। फिर जो हमारा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हाईएस्ट, वो है जिंक इन 3D सीरीज, पूरे में नहीं, 3D सीरीज में Zn को हम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डी सबशेल और जो फोरेस्ट सबशेल है वो कम्प्लीटली फील्ड है जिंक है। जैसे कि तुम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 30 मतलब आर्गन, 3d10 4s2, तो मतलब डी में फुल्ली फिल, 4s में फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके लिए हम बोलते हैं उसको मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, हाईएस्ट। अब लोएस्ट किस में होगा, लोएस्ट होगा स्कैंडियम, स्कैंडियम में लोएस्ट होगा। ठीक है। अब हमारा जैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्रोमियम इज वेरी हाई I2 व्हेयरएज कॉपर, मतलब इन कंपेयर टू कॉपर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट मैंने साइज दिखाई दिया। अब देखो, अब तुम्हें सीखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हम 30 मिनट्स का ना, मैं ज़्यादा नहीं फोर्स करूंगा इसमें, मैं शायद ये 3 लेक्चर का बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं 2-3 होमवर्क दे देता हूँ। तो जैसे कि व्हाई जिंक हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लिखो, गूगल मत सर्च करना, खुद से लिखो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कवर करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बारे में, फिर क्यों मतलब वेरिएशंस आते हैं, फिर डेंसिटी के बारे में भी बोलूंगा, फिर KMnO4 है, Cr2O7 है, उनके बारे में वो बात करेंगे, उसका उनके बारे में क्वेश्चन से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, मैग्नेटिक बिहेवियर से बहुत सारा टॉपिक बाकी है। ठीक है, फिर तुम एलॉय फॉर्मेशन, उनको आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन तब भी ठीक है एलॉय फॉर्मेशन देख लेना, क्योंकि एलॉय फॉर्मेशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो वो सब देख लियो, जैसे कि यूजेस एलॉय, मिश मेटल, उनकी यूजेस, तो वो सब चाहिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, 3 लेक्चर में होगा। ठीक है, ये वाला वीडियो। फिर रेडॉक्स सिलेक्शन भी करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, फिर एफ वाला जो होगा ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका वो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस लेक्चर के बाद जो होगा, दो 2-3 लेक्चर आ जाएंगे डीएनए ब्लॉक के बारे में, भाई बहुत बड़ा चैप्टर है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बाय बाय।